हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। आई होप नया साल सब लोगों के लिए, जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं और जिन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अच्छे अच्छे लिए हैं, अच्छे गुड वैल्यू वाले स्टॉक्स लिए हैं, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो इकट्ठे किए हैं, डेफिनेटली उन लोगों का पोर्टफोलियो अब पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो गया होगा। काफी करेक्शन देखा है शेयर मार्केट ने बीते 2-3 महीने में, और वो टाइम था, मैं लगातार नवंबर से कहते आ रही हूँ, वो टाइम है कि आपको अपने अच्छे स्टॉक्स में ऐड करना चाहिए और गुड फंडामेंटल वाले कंपनीज को करेक्शन पे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो ये वो टाइम था। प्रोबेबली आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी की होगी। पूरी नवंबर और दिसंबर सीरीज में मैंने भी बहुत सारे स्टॉक्स में पोजीशंस बनाई थी। कुछ चीजों में मुझे ऐड करना था, वहां मैंने ऐड करके चली हूं। और अब आपको जिस तरह से निफ्टी दिखाई दे रहा है ना कहीं 2025 की शुरुआत थोड़ा माइल्डर सॉफ्टर टोन पे हुई है। और जैसा कि मुझे पूरे साल भर लगता है, इस साल शेयर मार्केट में काफी कुछ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। मतलब ये साल केवल कंसोलिडेशन का और अक्यूमुलेशन का मैं मान के चलूंगी। इस साल आपका सारा का सारा ध्यान रिटर्न्स की बजाय केवल अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन होल्ड करके रखने पे आपका सारा ध्यान होना चाहिए। ये साल अक्यूमुलेशन का है। हर साल आप मान के चलो कि चाल केवल स्टॉक मार्केट में भागदौड़ वाले स्टॉक में एंट्री कर लेना ही स्टॉक नहीं, स्टॉक मार्केट में अच्छे से काम करना नहीं होता। अगर आपने स्टॉक मार्केट में आने के बाद पोर्टफोलियो बिल्डअप करना स्टार्ट नहीं किया, पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की शुरुआत नहीं की, तो लॉन्ग रन में आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ये साल ट्रेडिंग वाला नहीं है। जिस तरह से 2025 का टाइम मुझे दिख रहा है, जिस तरह से निफ्टी लॉन्ग चार्ट्स पे कंसोलिडेशन शो कर रहा है ना, उससे डेफिनेटली ये साल आपको अच्छे अच्छे स्टॉक में अक्यूमुलेशन करके चलना चाहिए। और मेरा ये जो वीडियो की सीरीज है ना, ये मैं इस सीरीज में मैं उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करूंगी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप 3, 5 और 10 साल का व्यू रख के स्टॉक्स में पोजीशन बना के चलेंगे तो आपको बेहतर आपके लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस मिलेगी, बेहतर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। वहीं अगर आपने छोटे मोटे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के बारे में सोचा या ट्रेडिंग करने की कोशिश की, तो पॉसिबली आप अभी जो स्टॉक्स अच्छे करेक्शन पे उपलब्ध हैं उनको कहीं ना कहीं लेने से चूक जाएंगे। और ट्रेडिंग गेन्स के बारे में तो मेरी राय आप अच्छे से जानते ही हैं कि बहुत ही एक्सपर्टीज होने के बाद ही ट्रेडिंग से नेट आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले न्यूज की शुरुआत करूंगी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे बहुत पसंद है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको नहीं समझनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस वक्त टॉप एसयूवी सेलर इन इंडिया बन चुकी है। और ऐसे में सबसे जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये कि दिसंबर 2023 से अगर कंपेयर करें तो दिसंबर 2024 के जो डेटा आए हैं ऑटो सेल्स के महिंद्रा एंड महिंद्रा के, उसमें लगभग 18% का जंप है। और इतना अच्छा जंप होना किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ही अच्छी बात होती है। कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। और ऐसे में इस कंपनी के शेयर को जो भी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, वो बेफिक्र होके, क्योंकि आप देखो जिस भी कंपनी का बिजनेस ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है ना, डेफिनेटली आपको वहां लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म जाने में उस तरह की कंपनीज में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं। ईयर ऑन ईयर जिस तरह से इंडिया का कंज्यूमर मार्केट जितना बड़ा है और जिस तरह से मिडिल क्लास में एसयूवी को लेके क्रेज बढ़ा हुआ है ना, इस वक्त हर रेंज में एसयूवी आ रही है। 8 लाख 10 लाख से स्टार्ट होके, और एसयूवी की जो लोएस्ट जो पहले मिडिल क्लास के पहुंच से बाहर मानी जाती थी ना एसयूवी, जिनकी स्टार्टिंग ही 15 लाख 20 लाख से हुआ करती थी, आज वो बहुत ही अच्छे चीप सेगमेंट में भी उपलब्ध है। और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा फायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिल रहा है। काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस पे इनके बहुत सारे मॉडल्स उपलब्ध हैं। तो ऐसे में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। किसी भी तरह के करेक्शन अगर आप आता है तो इसको अपने फर्दर स्टडी, अपने वॉच लिस्ट में आप रखिए। फर्दर स्टडी, अपना स्टडी करने के बाद आप इसके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी टेलीकॉम कंपनीज पे। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है, बात करें एयरटेल या फिर रिलायंस जियो या फिर वोडाफोन आइडिया, 3 ही मेजर कंपनीज हैं इस वक्त इंडिया में। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो अभी पिछले कुछ महीनों में इन्होंने 11 से 25% तक के रेट्स बढ़ाए हैं सारी की सारी कंपनी ने। जिस तरह से खर्चे बढ़ते जा रहे थे इन लोगों के, उसी को कंपेंसेट करने के लिए जो इन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है कहीं ना कहीं
एयरटेल को। एयरटेल की रेवेन्यू इस वक्त आप देखो सबसे ज्यादा बढ़ी है, उस लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट में 24% से एयरटेल की रेवेन्यूज बढ़ी हैं। नेक्स्ट नंबर आता है जियो का, कहीं ना कहीं 15% के हिसाब से रेवेन्यूज बढ़ी हैं, और थर्ड लास्ट नंबर आता है 4.5% वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो आप ये जान के चलो कि वोडाफोन आइडिया के बजाय कहीं ज्यादा जो नए लोग हैं ना, उनको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एयरटेल के शेयर पे। हालांकि वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको 7-8 रुपए पे मिल जाएगा, वहीं एयरटेल का शेयर आपको 1500-1600 के रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कभी भी जब भी आपको डिसीजन लेना हो और मार्केट में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक गोल्डन और एक थंब रूल रहता है कि उस सेक्टर के जो टॉप प्लेयर है ना, उसकी तरफ आपकी नजरें रहनी चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो। कहीं ज्यादा सेफ और सिक्योर आपका गेम बन जाता है अगर आपने टॉप प्लेयर पे बेट लगाई है। एक स्लोइंग डाउन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके रेवेन्यू भी लगातार गिर रहे हैं, उन कंपनीज में लॉन्ग टर्म में बने रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है उस सेक्टर के टॉप लीडर और टॉप जो मार्केट प्लेयर है ना, जिसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा इस वक्त कस्टमर बेस है ना, और जिसका रेवेन्यू थोड़ा सा चेंज करने पे जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि अब टेलीकॉम, अब जिस तरह का प्रेजेंट सिनेरियो हो चुका है, जिस तरह से जियो के सब्सक्राइबर कम हुए हैं, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर से ही जियो के जब से जियो ने रेट्स बहुत रिवाइज किए ना, काफी ज्यादा मिडिल क्लास पे बोझ पड़ा था उसका, और इसके चलते बहुत लोगों ने जियो के कनेक्शन की बजाय एयरटेल के कनेक्शन की तरफ स्विच किया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अब एयरटेल का शेयर काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक खोज रहे हैं तो इस तरह की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, इन न्यूज को ध्यान में रख के आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलने से पहले एक क्वेरी लेना चाहूंगी। मिस्टर मान सिंह की क्वेरी है, ये पूछ रहे हैं कि मैडम बीसीजी स्टॉक के बारे में बताइए। तो बीसीजी स्टॉक, ब्राइटकॉम ग्रुप की ये बात कर रहे हैं। बहुत ही जो कहते हैं ना कि लीस्ट इंटरेस्टेड रहती हूँ मैं इस तरह की कंपनीज में, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स इन कंपनीज के साथ जुड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि 20 रुपए से नीचे की कंपनी में कम से कम 1000 दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से वो 20 रुपए पे है। और इस तरह की कंपनी में लोगों को पोजीशन बनाने से के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। बहुत ज्यादा दिक्कतें जिन कंपनीज में हैं, तभी वो कंपनी 20 रुपए से नीचे की है। और फिलहाल ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ तो इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ेस जुड़ी होती हैं। कभी भी ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर आप रिसर्च स्टडी करना, इस कंपनी के बारे में बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हमेशा रहते हैं। बहुत बड़े बड़े इस तरह के माल फंक्शनिंग के कंपनी में न्यूज आती रहती हैं। तो इस तरह की कंपनी में केवल वो सर्किट देख देख के कि इस कंपनी में डेली अपर सर्किट लग रहा है और जाके आप पोजीशन बनाते हो, ये केवल और केवल ऑपरेटर प्ले होता है, जहां पे ऑपरेटर बड़े बड़े ऑर्डर डाल के ऑपरेटर उस शेयर को ऊपर लेके जाता है। आप जैसे रिटेलर्स इन शेयर्स को देखते हो और जाके इन शेयर्स में पोजीशन बनाने की कोशिश करते हो। फिलहाल तो ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज है कि इनके शेयर्स को 7 मंथ्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, कि इनके शेयर्स की ट्रेडिंग ही नहीं हो पाएगी। ऐसे में जो 6.5 लाख ऑलमोस्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, आप जैसे छोटे छोटे लोग हैं जो शेयर मार्केट में आए हैं और 10-20 रुपए के शेयर को मल्टी बैगर सोच के, मल्टी बैगर शेयर कैसे बनता है उसकी पूरी वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। कौन कंपनीज मल्टी बैगर बनती हैं और कितनी मेहनत लगती है मल्टी बैगर स्टॉक को सर्च करने और स्टॉक को खोजने में। केवल YouTube पे आके वो शेयर 5 रुपए का, 10 रुपए का और उस पर डेली सर्किट लग रहा है, इतना काफी नहीं होता किसी भी मल्टी बैगर शेयर को पहचानने के लिए। पूरी वीडियो सीरीज मेरी आपको देखनी है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरी फिलॉसफी समझाई हुई है कि कौन शेयर जाके मल्टी बैगर बनेगा। प्रोबेबली उसका वो नेक्स्ट वीडियो में अभी कुछ दिनों में अपडेट करने वाली हूं, वो आपके पास आ जाएगा। पहली वाली वीडियो भी आपको जरूर देखनी है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप जैसी कंपनीज को मल्टी बैगर सोच के उसमें एंट्री करना कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पूरी की पूरी कैपिटल भी आपकी ट्रैप हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। फिलहाल 7 मंथ्स के लिए कंपनी का शेयर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमेंट्री आ रही है। तो ऐसे में आपको जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं ना, उस कंपनी की पास्ट 1 साल की न्यूज खोल के जरूर देखनी है। अगर किसी कंपनी में थंब रूल बता रही हूं, अगर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू की न्यूज मार्केट में है ना, उस कंपनी में आपको 1 भी रुपया लगाने से बचना है। हालांकि और खास करके जो इस तरह की कंपनीज हैं जो 10-20 रुपए की कंपनी है और उसमें भी
मिस गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली वो कंपनी एक दिन कम 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 खत्म और बंद होने के कगार पे है। और ऐसी कंपनीज में जाके पैसा लगाना, आप अपने बहुत बड़े पैसे को रिस्क पे डालते हो। बस यही कहना चाहूंगी। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी निफ्टी मेटल इंडेक्स पे। तो निफ्टी जहां आप देख रहे हो ना कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 2% के करेक्शन पे है, वहीं निफ्टी मेटल इंडेक्स इस वक्त 13% के करेक्शन पे है। और ये कहीं ना कहीं एनालिस्ट की जो भविष्यवाणी थी वो सच होते दिखाई दे रही है कि अभी निफ्टी मेटल इंडेक्स से आपको बहुत दूर रहना है। सारे के सारे एनालिस्ट का यही मानना है कि अभी 2025 में निफ्टी मेटल इंडेक्स या फिर किसी भी तरह के मेटल स्टॉक से थोड़ा दूरी आपको बना के चलनी है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो नया आया है ना, वो जरूर देखेगा कि निफ्टी के जो मेटल के स्टॉक्स हैं ना, वो अभी इतना अच्छा हाई मार के आए हैं, तो ये करेक्शन अब उसमें बाय करने का है। लेकिन हर वक्त हर करेक्शन हर सेक्टर में बाय करने का नहीं होता। कई बार वो करेक्शन लॉन्ग चला करता है और मुझे ऐसा लगता है कोई भी किसी भी तरह की सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं समझनी है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पूरा 2025 का साल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, वो निफ्टी मेटल इंडेक्स में थोड़ा सा नरमी का रुख आपको दिखाई देगा। ऑल टाइम हाई से 13% के लोएस्ट, मतलब इस वक्त जितने भी इंडेक्स है ना, उनमें ये शायद टॉप करेगा कि जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है इतना अच्छे खासे करेक्शन पे है। और इस करेक्शन को अभी बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी समझने की जल्दबाजी शायद आपको नहीं करनी चाहिए। ये करेक्शन थोड़ा लॉन्ग चल सकता है, कंसोलिडेशन थोड़ा लॉन्ग चल सकता है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी ओला की सेल्स को लेके। फिगर सामने आए हैं दिसंबर से, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर केवल 0.3% की बढ़ोतरी ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स में हुई है। तो जिन भी लोगों को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर नेक्स्ट मल्टी बैगर या ईवी के नाम पे ये शेयर आपको लगता है कि ये शेयर आपको आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा एनहांसमेंट करने वाला है, तो मुझे फर्स्ट डे से ही ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के बारे में मैं आपको यही कह रही हूं कि अभी शायद वो टाइम नहीं है कि ओला इलेक्ट्रिक किसी तरह का मल्टी बैगर रिटर्न आपको बनाते हुए दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाई है। ईवी को लेके, सोलार को लेके बहुत लोगों में एक्साइटमेंट रहता है कि ये कंपनीज बहुत ज्यादा आपको अच्छे खासे रिटर्न देने वाली हैं, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक प्लेयर ही सोलर और ईवी के आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे पाएंगे। मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हैं, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, सोलर के भी हैं और ईवी के भी हैं, लेकिन डेफिनेटली ओला इलेक्ट्रिक वो शेयर नहीं है जो आपको कोई बहुत अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा। तो ऐसे में आपको ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा और स्टडी और रिसर्च कर लें। जिस भी कंपनी के सेल्स बढ़ती नहीं है ना लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा, ये रहना चाहिए ये शेयर। जिस तरह से मतलब देखो, सबसे पहले आपको ये जानना है कंपनी का बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है ना, वो कंपनी तभी आपको वो शेयर में एप्रिसिएशन दिखाई देगा। अगर सेल्स के इस तरह के फिगर आते हैं, मैं उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहती। तो डेफिनेटली ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के होल्डर्स के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। और इनफैक्ट बजाज और टीवीएस मोटर्स इसकी जगह लेते जा रहे हैं। ये कहीं ज्यादा बड़े प्लेयर हैं। कभी भी आप ये मान के चलना, अगर कोई कंपनी है उसका कॉम्पिटिटर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े टाइम में उसके सारे के सारे मार्केट को कैप्चर कर लेगा। वो बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स। और ऐसे में बजाज इलेक्ट्रिक और टीवीएस मोटर का इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल कहीं ज्यादा होने वाली है ओला इलेक्ट्रिक की सेल से। मुझे ऐसा लगता है बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं समझनी है, मैं सिर्फ आपको न्यूज दे रही हूँ। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन और वॉशिंग मशीन के दो बड़े प्लेयर्स हैं, ब्लू स्टार और वोल्टास। और इस साल उनके शेयर प्राइस में बहुत ही शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। 128% का हाइक दिया है ब्लू स्टार के शेयर ने और लगभग 84% का हाइक दिया है वोल्टास के शेयर ने। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही कंपनीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जिस तरह से मिडिल क्लास में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर की मांग बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हर घर में आज एयर कंडीशनर होना ही होना ज़रूरी हो गया है। रेफ्रिजरेशन तो खैर बहुत टाइम से रेफ्रिजरेटर लोग यूज़ करते हैं मिडिल क्लास फैमिली के हर घर में, लेकिन अब जहाँ की एयर कंडीशनर भी ऑलमोस्ट एसेंशियल कमोडिटी
बनता जा रहा है, एसेंशियल एक प्रोडक्ट बनता जा रहा है कि हर घर में होना ही जरूरी ही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में उपलब्ध है। ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। लॉन्ग टर्म अगर पोर्टफोलियो में आपके पास हैं तो डेफिनेटली आप इनको होल्ड करके चल सकते हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं समझना है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी, डॉलर के रेट्स में और ज्यादा हाइक होने की संभावना है। जिस तरह से एनालिस्ट आजकल कह रहे हैं ना कि डॉलर अभी रुपए में गिरावट जारी रह सकती है, और रुपए की गिरावट का जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है ना, वो होने वाला है आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयर्स को। तो अगर आप लोग डॉलर के एप्रिसिएशन और रुपी की डेप्रिसिएशन का फायदा उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयर्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। ये दोनों ही सेक्टर, इनके रेवेन्यू ग्रोथ होंगे डेफिनेटली, और रेवेन्यू ग्रोथ बिजनेस बढ़ने की बजाय डॉलर के एप्रिसिएशन का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयर्स अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, डेफिनेटली आप उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करके चल सकते हैं। किसी भी तरह की कोई नियर टर्म तो अभी जब तक एटलीस्ट रुपए में गिरावट जारी रहेगी ना, तब तक तो इन कंपनीज के मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे, तब तक तो इन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे पे अच्छे आते रहेंगे। और अब नेक्स्ट ले लेती हूँ एक दो क्वेरीज और ले लेती हूँ। बहुत सारी क्वेरीज मेरी इधर पाइलअप हो चुकी हैं, तो चलिए एक क्वेरी ले लेते हैं। मिस्टर प्रमोद तिवारी सर की क्वेरी है, कहते हैं कि मैम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में कहां पर एंट्री करनी है। तो मैं अपना बता दूं, मैं क्या किया करती हूं, कभी भी किसी भी आईपीओ के आने के तुरंत बाद मैं किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाती। अगर आईपीओ किसी का निकला है और वो आपको अच्छा गेन देता है तो डेफिनेटली आपको वहां बुक करना चाहिए। लेकिन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जितना बड़ा नाम है ना, मतलब एनटीपीसी गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट पीएसयू, लेकिन जिस तरह से अभी जिस तरह से मार्केट है ना, 2025 का मार्केट रहने वाला है, उसके हिसाब से शेयर में कभी भी आप ये देखना, बहुत तेजी आपको इस साल वैसे भी नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत ही लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, 5-10 साल के लिए आप ये शेयर लेके छोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियर टर्म अगर आपने कोई तेजी इसमें तलाशने की आप कोशिश कर रहे हैं तो शायद आप होपलेस हो सकते हैं। मैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में एंट्री करने नहीं जा रही हूं। हालांकि आईपीओ जिन लोगों का निकला था वो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फ्रेश एंट्री बनाने से पहले आप ये देख लेना, जिस तरह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हाल हुआ पड़ा है, 180 और 190 का हाई लगाने के बाद फिलहाल वो शेयर आप आज 130 के आसपास कहीं पड़ा है, और किसी तरह की लॉन्ग टर्म तेजी अभी इसमें नहीं। जिस तरह से इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन भी है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कहाँ एंट्री करनी है, तो आप ये मान के चलो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लोग 170 और 180 पे फंसे हैं और बहुत लोगों ने इस शेयर को ले रखा। और फिलहाल कल ही हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज थी कि एनालिस्ट इसका टारगेट 100 रुपए का दे रहे हैं, कि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पहले 100 रुपए तक गिर सकता है, उसके बाद ही इसमें किसी तरह की तेजी की संभावना होगी। जिस तरह से टाटा टेक्नोलॉजी, ये बड़े बड़े नाम देख के आप इनमें लॉन्ग टर्म के लिए घुस तो जाते हो, लेकिन किसी तरह की कोई नियर टर्म अगर आप इनमें पॉजिटिविटी तलाश के आपको लगता है इनमें कुछ बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है, तो आपको बता दूं, आप ही की तरह इस देश का हर पर्सन इन शेयर्स में पैसा लगा के बैठा है या लगाना चाहता है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो सही टाइम का वेट करते हैं, और मुझे लगता है ना ही तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ना ही एलआईसी, ना ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में अभी तुरंत पैसा लगाने का टाइम है। मुझे ये शेयर अभी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगते कि आप इनमें लॉन्ग टर्म पोजीशंस बना के चलें। अभी फिलहाल आपको ये साल वैसे भी कंसोलिडेशन का साल है, तो वैसे भी इन स्टॉक्स में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल ही रहेगा। इनकी बजाय मुझे ऐसा लगता है अगर आपको यूट्यूब का फ्री रिकमेंडेशन ही चाहिए तो आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स आपको करेक्शन पे दिखाई दें उनमें जाके आपको पोजीशन बनाएंगे तो शायद वो स्टॉक्स आपको इन स्टॉक से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की किसी पोजीशन बनाने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करनी है। इस वक्त जैसा मार्केट हो रखा है ना, बहुत ही रिस्की मार्केट भी कहूंगी मैं इसको, क्योंकि आप पैसा तो लगा दोगे और आपको रिटर्न चाहिए तुरंत, तो ये वो वाला मार्केट नहीं है। ये केवल अक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन वाला मार्केट रहेगा 2025 का पूरा साल। नेक्स्ट क्वेरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अडानी विल्मर पे मैंने आपको एक न्यूज दी थी कि अडानी विल्मर में से अडानी साहब अपना स्टेक कंप्लीटली हटा रहे हैं।
तो ये अडानी विल्मर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो डेफिनेटली अगर प्रमोटर की तरफ से कोई स्टेक सेल होता है तो वो अच्छी न्यूज़ उस कंपनी के लिए नहीं होती है। तो इस पे मिस्टर अनिल पटेल सर कहते हैं कि क्या मैम अडानी बेचेगा तो कोई तो लेगा, डेफिनेटली कोई तो लेगा, और लेने वाला मूर्ख थोड़े ही होगा। तो मैं ये सीधा सीधा कमेंट्री तो नहीं करना चाहती कि लेने वाला मूर्ख होगा कि समझदार होगा। ये कहते हैं पॉजिटिव बातें करें। पिछले 3 क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स हैं, डेफिनेटली पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस सेक्टर के साथ दिक्कत क्या है, इस कंपनी के साथ दिक्कत क्या है ना, देखो ये कंपनी बनाती है जो हम घरों में वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, और ऐसे में ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है इंटरनेशनल प्राइसेस के और इंटरनेशनल इंपोर्ट के, क्योंकि रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा ये कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करती हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं बारिशें, कहीं ना कहीं मॉनसून बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इस तरह की कंपनीज को। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, तो इस तरह की कंपनीज से कहीं ज़्यादा बेटर और निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, उनमें जाके आपको पैसा लगाना चाहिए। केवल पॉजिटिव बातें करने से कंपनी के स्टॉक्स नहीं बढ़ा करते। और सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लो कि डेफिनेटली अडानी साहब बहुत अच्छे और बहुत बड़े प्लेयर हैं शेयर मार्केट, मतलब मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में। और अगर उनको कुछ नहीं दिख रहा इस कंपनी में, वो इस कंपनी का स्टेक सेल कर रहे हैं ना, तो आप किस उम्मीद में इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हो? लेने वाला मूर्ख तो नहीं होगा, लेकिन लेने वाला आप देख लो कि किस कैटेगरी का होगा, कि इतना बड़ा इन्वेस्टर, इतना बड़ा आदमी जब इस कंपनी से जा रहा है, उसे इस कंपनी में जब कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, और जिस तरह का चार्ट पैटर्न इस कंपनी में बन रहा है ना, मुझे इस कंपनी से ना तो लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म किसी भी तरह का कोई होप खास दिखाई नहीं दे रही। कोई मिरेकल हो तो कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल लेने वाले सिर्फ आप जिस तरह के छोटे छोटे रिटेलर्स होंगे जिन्हें लगता है कि अडानी विल्मर स्टॉक एक दिन मल्टी बैगर बनेगा। मुझे तो ये स्टॉक कभी से नहीं पसंद था, मैंने कभी भी अडानी विल्मर को ट्रेड करने की कोशिश नहीं की, कभी भी इस शेयर ने और इस सेक्टर ने मुझे लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट नहीं किया। बस यही कहूंगी, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी इस न्यूज को नहीं समझना है। मैंने सिर्फ न्यूज दी थी कि अडानी साहब अडानी विल्मर में अपना स्टेक बेच रहे हैं, और ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस कंपनी के साथ, कंपनी को लॉन्ग टर्म में कोई बहुत अच्छी ग्रोथ स्टोरी क्रिएट करना। और जब तक कंपनी ग्रोथ नहीं करती ना, तब तक उस कंपनी के शेयर में आप केवल कंसोलिडेशन के अलावा कुछ खास देखते नहीं हो। बिजनेस बढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी का, उस शेयर के प्राइस के अपलिफ्टमेंट, अपमूव के लिए। तो आई होप आप मेरी न्यूज को सिर्फ न्यूज की तरह लेंगे, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं समझेंगे। और आई होप आपको मेरी न्यूज पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।